नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। मेरे साथ हैं तरुण भाई। एक बारी फिर से मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं उनको लेके आऊँगा ताकि वो हमको समझा सकें, ये कैनवास का जो पूरा प्लान है, ये जो पूरा गेम है, जिसके पीछे ये सीजेपी के डिपके, चिपके, मिपके जितने भी हैं लोग, ये लोग जो काम कर रहे हैं, इसका प्लान क्या है? ठीक है? इस प्लान के हिसाब से गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्स उसी तरह से आ रहा है, जो मैंने आपको सुबह के अपडेट में बताया कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी पता है क्या प्लान है और रिस्पॉन्स उसकी तरफ से आ रहा है। बट ये प्लान क्या है, वो समझना है हमको। क्योंकि ये कैनवास का जो जो पूरा गेम है, ये वही नॉन नॉन वायलेंट एक्शन वहाँ से निकलता है। और मैं दोबारा रिमाइंड कराता हूँ सबको, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन है, वो कहाँ पर है? एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट है, बॉस्टन के अंदर। और आपके जो दीपके साहब आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? बॉस्टन से। तो सबसे बड़ा कनेक्शन तो वहीं पर ही बनता है। तरुण भाई, नमस्कार, वेलकम टू द शो वंस अगेन। नमस्ते आदि भाई। हम हमारे देश के अंदर जो प्रोटेस्ट को लेके एक लोगों का एक बहुत ही लिबरल व्यू रहता है, क्योंकि एक हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है कि हमें जो आज़ादी मिली थी वो प्रोटेस्ट के थ्रू मिली थी। गांधी जी के बारे में बताया गया कि गांधी जी ने प्रोटेस्ट किए और उससे हमको जाके 1947 में आज़ादी मिली। तो लोगों की एक ब्रेन वॉशिंग ऐसे की हुई है, लोगों को लगता है कि प्रोटेस्ट जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब जो प्रोटेस्ट करने वाला जो भी है वो एक अच्छे कॉज के लिए कर रहा है और जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट जो हुए थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे। तो वो जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वो एक ऑथोरिटी गवर्नमेंट है, वो एक विलेन है। तो अगर आज आप सुबह का इनका आज मेरे ख्याल से मीडिया में चल भी रहा है, सोनम वांगचुक का एक मैसेज ये लोग वायरल कर रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है वो आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। तो डेफिनेटली इसको ये लिंक कर रहे हैं कि जो गांधी जी ने जो किया था हम लोग भी वही कर रहे हैं। इस टाइप का एक माहौल बनाया गया है, लेकिन ये जो सारे जो जितने भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आज के हम लोग जो अपना ये पॉडकास्ट है इसमें दूर कर देंगे कि एक्चुअल में प्रोटेस्ट का मतलब क्या है। हालांकि गांधी जी का भी जो था वो कभी किसी दूसरे एपिसोड में बात कर देंगे कि उसके पीछे भी कौन लोग थे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, ये प्रोटेस्ट जैसे हम लोगों को लगता है कि एकदम मतलब कि अचानक से हो गए, पीछे कोई है नहीं, जो लोग हैं वो एक सरकार से नाराज है आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा एक प्लान इसमें एक्शन प्लान होता है, उसके अगेंस्ट होता है। और वो आज हम लोग उसका पूरा एक डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। थोड़ा-सा मैं इसमें एक बेसिक बता दूँ ताकि लोगों को इसमें समझने में थोड़ी-सी आसानी रहेगी। आज से आई थिंक 150-200 साल पहले, लगभग 1840 के आसपास एक कार्ल मार्क्स एक थ्योरी लेके आए थे, मार्क्सिज्म। जिसमें लोगों को लगा था कि जो मार्क्सिज्म को यूज़ करके हम लोग पूरी दुनिया में चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। लेकिन मार्क्सिज्म जो था उसका एक ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मार्क्सिज्म एक बहुत ही वायलेंट थ्योरी थी। इसमें जो चेंज था थ्रू रिवॉल्यूशन था। तो मार्क्सिज्म के टाइम टू टाइम कई अपग्रेड आए, जिसमें एक अपग्रेड था सोशलिज्म, जो कि 1880 के आसपास थोड़ा प्रोमिनेंट हुआ। ये बेसिकली पॉलिटिकल पावर करने का एक मार्क्सिस्ट तरीका ही था, लेकिन उन्होंने इसको क्या थोड़ा-सा लिबरल कर दिया। इसमें से वो रिवॉल्यूशन वाला पार्ट हटा दिया। लेकिन पॉलिटिक्स ही केवल एक पावर सर्कल नहीं होता है। पॉलिटिक्स से ठीक है आपको पावर मिल जाएगी, लेकिन एब्सोल्यूट पावर नहीं मिलती है। हर सोसाइटी में अलग पिलर्स भी होते हैं, उसमें एक पिलर होता है कल्चर, कल्चर आर्ट। तो इसी के अपग्रेडेशन में 1920 के आसपास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, कल्चरल मार्क्सिज्म। 1923 में एक जर्मनी के अंदर एक इंस्टीट्यूट खुलती है, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, जिसे फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से भी जानते हैं। इससे कल्चरल मार्क्सिज्म नाम की एक चीज़ आती है। इसका जो बेसिकली जो आइडिया था वो ये था कि जो सोसाइटी के जो दूसरे पिलर्स हैं, जिसमें एजुकेशन है, रिलीजन है, आर्ट है, कल्चर है, इसको कैसे कैप्चर किया जाए। जर्मनी आपको मालूम है उस समय जो था वो ये जो ब्रिटेन, अमेरिका इनके पूरे कंट्रोल में था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी। फिर 1930s में हिटलर आता है। हिटलर जब इनको देखता है तो हिटलर इनको वहाँ से लात मार के भगाता है। तो जितने भी मार्क्सिस्ट प्रोफेसर्स थे फ्रैंकफर्ट स्कूल के, ये जर्मनी से भाग के जाते हैं अमेरिका में। अमेरिका इनको शरण देता है और अमेरिका की जितनी भी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे सब लोग प्रोफेसर्स बन जाते हैं। तो अमेरिका की जितनी भी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बेसिकली डेन ऑफ मार्क्सिज्म है। ये मार्क्सिज्म कैसे बनी? ये ऐसे बनी थी। तो लोगों की गलतफ़हमी कि अमेरिका इज़ ए कैपिटलिस्ट कंट्री। अमेरिका एक्चुअल में दुनिया की सबसे बड़ी मार्क्सिस्ट कंट्री है। लेकिन मार्क्सिज्म को हम लोग एक वो जो एक पॉलिटिकल जो मार्क्सिज्म है, कम्युनिज्म है, उसके नज़रिए से देखते हैं, लेकिन मार्क्सिज्म काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। ये लोगों को समझनी चाहिए। तो अमेरिका से सारी की सारी एक थ्योरीज़ आती है। अब सीधा फास्ट फॉरवर्ड हम लोग करते हैं कोल्ड वॉर एरा में, जब दुनिया में 2 पावर सेंटर थे,
अमेरिका और यूएसएसआर दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। अमेरिका के खेमे में जितनी भी कंट्रीज़ थी, वो सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी और यूएसएसआर के खेमे में जितनी भी कंट्रीज़ थी, वो सब डिक्टेटरशिप कंट्रीज़ थी। तो सीआईए एक प्लान बनाती है कि जितनी भी डिक्टेटरशिप कंट्रीज़ है, यहाँ से सरकारों को कैसे हटाया जाए। तो उसके लिए एक पूरा का पूरा एक एक्शन प्लान बनाया जाता है। तो इसमें एक बहुत एक प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट था जिसका नाम था सॉल एनेस्की। इसकी एक बहुत ही फेमस बुक है रूल फॉर रेडिकल्स 1972 की। मैं आपको 3 एक्टिविस्ट के नाम बताऊँगा ये कैसे अपग्रेड हुआ है। तो सबसे पहला था सॉल एनेस्की। ये बेसिकली गुरु था बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन का। हिलेरी क्लिंटन ने इसके ऊपर अपनी थीसिस की थी। ओबामा ने इसके साथ काम किया था। इसके साथ काम नहीं किया था, इसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था। इसकी जो टेक्निक थी ये थी कि जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है, वहाँ पे कम्युनिटीज़ बनाया जाए और कम्युनिटी के थ्रू एक प्रोटेस्ट किया जाए और उससे रिज़ाइम चेंज किया जाए। तो हमारा जो फार्मर प्रोटेस्ट था वो इससे काफ़ी मिलता-जुलता था। इसी के कंटिन्यूएशन में 80s में एक और एक्टिविस्ट आते जिनका नाम था ज़ीन साहब, जी ज़ीईएनई ज़ीन साहब। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है 198 मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन। उसमें इन्होंने 198 मेथड बताया है। ये मेथड आप यूज़ करके आप किसी भी जो ऑथोरिटी गवर्नमेंट है उसको हटाया जा सकता है। अब 1991 में यूएसएसआर फॉल हो जाता है, दुनिया में सिर्फ एक ताकत बचती है अमेरिका। अब अमेरिका ये ट्राई करता है कि पूरी दुनिया पे उसका कंट्रोल हो जाए। तो कुछ कंट्रीज़ थी जो ऑलरेडी अमेरिका से अलाइन्ड थी, कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जो आज भी अमेरिका से अलाइन्ड नहीं थी। तो अमेरिका क्या करता है कि वहाँ जो उससे नॉन अलाइन्ड कंट्रीज़ थी, उन कंट्रीज़ में वो डिज़ाइन चेंज करवाता है। तो उसी में एक कंट्री थी सर्बिया। बात है 2000 की। वहाँ का जो रूलर था, वो अमेरिका से अलाइन्ड नहीं था। तो वहाँ पे एक एक्टिविस्ट था, जिसका नाम था सर्जियो पोपोविच। उसको अमेरिका बुलाता है और बुला के ट्रेनिंग देता है। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग थी, जो ज़ीन साहब की जो ट्रेनिंग थी 198 मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्टिविज़्म, उसके इसको ट्रेन करता है। वो वहाँ पे आके ग्रुप स्टार्ट करता है। उस ग्रुप का नाम था ओटपा, ओटीपीओआर ये वाला। ये नाम आप याद रखिएगा, ये नाम मैं एंड में बताऊँगा क्योंकि इस नाम की बहुत इम्पोर्टेंस है। ओटपा इस ग्रुप का नाम था। ये अमेरिका की हेल्प से एक नॉन वायलेंट तरीके से वहाँ पे तख्ता पलट कर देता है, वहाँ की जो वहाँ पे डिज़ाइन चेंज कर देता है। ये जो इसकी जो मेथोडोलॉजी थी, उसको ये अपनी बुक में फिर लिखता है ब्लूप्रिंट फॉर रिवॉल्यूशन और उसी के बेसिस पे एक प्रोग्राम बनाता है, जो सर्जियो पोपोविच था सर्बिया का। उस प्रोग्राम का नाम ये रखता है कैनवास। ये बेसिकली प्रोग्राम था कि कैसे एक्टिविस्ट जो है, उन लोगों को तैयार किया जाए, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। वो सारी कंट्रीज़ जहाँ पे अमेरिका की अलाइन्ड गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे एक्टिविज़्म चला के सरकारों को हटाया जाए। तो ये कहानी है कैनवास की। कैनवास बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक्टिविस्ट के लिए। अब आता है हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया से कैनवास का क्या लेना-देना है। तो 2016 में ये जो पोपोविच है, ये इंडिया आया था। गोवा के अंदर एक सेमिनार में आया था, तो वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है योगेंद्र यादव से। योगेंद्र यादव इससे मिला था, इनका एक काफ़ी लंबा-चौड़ा डिस्कशन हुआ था, उसकी सारी डिटेल्स मेरे पास है, मैंने ट्वीट भी किया है। उसके बाद में ये योगेंद्र यादव को बुलाता है लंदन। योगेंद्र यादव लंदन जाता है और लंदन में ये योगेंद्र यादव को पूरी कैनवास की ट्रेनिंग देता है। इससे पहले जो कैनवास जो प्रोग्राम था, ये दुनिया के कई कंट्रीज़ में यूज़ किया जा चुका था। जैसे कि यूक्रेन में, ट्यूनीशिया में, इजिप्ट के अंदर। तो जो एक पूरी इजिप्ट अरब स्प्रिंग हुई थी और काफ़ी सक्सेसफुली ये यूज़ किया गया था लीबिया के अंदर। तो वहाँ की गवर्नमेंट को हटाया जा चुका था। इंडिया में 2014 में मोदी जी आ गए थे और मोदी गवर्नमेंट जो थी, ये फ्रॉम डे वन अमेरिका के अलाइन्ड नहीं थी। मोदी जी जैसे ही पीएम बने 2014 में, इन्होंने क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया एनजीओज़ के ऊपर। पहले साल में कितनी जो एनजीओज़ थी, उनको बैन कर दिया गया। इवन फोर्ड फाउंडेशन तक को इंडिया से बैन कर दिया गया। जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन थी, इसको यहाँ से लात मार के निकाल दिया गया। तो ये शुरू से एक एक्टिविज़्म के अगेंस्ट थे, इंडिया के इंटरेस्ट में काम करते थे। 2016-17 का जो काफ़ी जो अगर आप डिफेंस डील्स पे अगर एनालिसिस आपने किया होगा, तो उस समय इंडिया जो था एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। तो उस समय 2 जगह से इंडिया की बात चल रही थी। एक तो रसिया का जो था एस-400, एक अमेरिका का था पैट्रियट।
तो इंडिया ने अमेरिका का जो पैट्रियट को रिजेक्ट करके S-400 ले लिया। तो मोदी जी जो थे वो शुरू से एक अमेरिका के जो इशारों पे काम नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि इनको यहाँ से हटाया जाए। तो उसके लिए फिर योगेंद्र यादव और पोपोविच की मुलाकात होती है, योगेंद्र यादव को ट्रेंड किया जाता है। उसके बाद में आप अगर देखें तो 2018 के बाद से लगातार इंडिया में प्रोटेस्ट होते हैं। 2020 में हमारा सीएए का प्रोटेस्ट होता है, जो कि पूरी तरह से जो पोपोविच का जो कैनवास मॉडल पे आधारित था। 2022 में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि मिक्स ऑफ जो ये इसकी रूल्स ऑफ रेडिकल्स जो मेथड है और ये पोपोविच का जो कैनवास मेथड है, इसके ऊपर पूरा का पूरा आधारित है। अभी का जो कॉकरोच मॉडल है, ये पूरा का पूरा कैनवास मॉडल के ऊपर है। तो ये बेसिकली एक जो टॉपिक के ऊपर मैंने आपको आइडिया दिया है कि कैसे जो प्रोटेस्ट जो होते हैं, इनके पीछे कौन लोग होते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस ये नहीं होता है जो आपको दिखाया जाता है। जैसे कि 2012 का प्रोटेस्ट था, 2011 का अन्ना आंदोलन का प्रोटेस्ट था, जिसमें दिखाया ये गया था कि करप्शन को हटाना है, लोकपाल लेके आना है। लेकिन असली जो पर्पस ये था कि उनको मालूम था कि पॉपुलैरिटी इसकी डाउन हो चुकी है, तो जो अपना जो आदमी है अरविंद केजरीवाल, उसको एस्टेब्लिश करना था। हालाँकि मोदी जी जो थे वो एक आउट ऑफ बॉक्स आ गए। तो ये इसका पर्पस होता है। अब हम लोग जो है कैनवास के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं। आपके कुछ इसमें कुछ व्यूज़ हो तो? नहीं, आपने जो बताया है कि ये जो अपने योगेंद्र यादव की पूरी कैपेसिटी बिल्ड 2018 में करी ना इन लोगों ने? हाँ, हाँ, 2016 2018। से 18 के बीच में कंटिन्यूएशन की हुई थी। हुँ, और यही है 2016 में फर्स्ट अगर टाइम आप आए थे। देखें एक सेंट्रल फिगर रहता है हर जगह पे, हर प्रोटेस्ट के अंदर। दिल्ली प्रोटेस्ट से लेकर मतलब आज भी वो एक खड़ा हुआ है, भैया हम मज़दूरों का प्रोटेस्ट कर रहे हैं समथिंग, समथिंग, समथिंग। तो इनका हाँ, वो बार-बार, बार-बार ही चलता ही रहता है कि कुछ ना कुछ है। एक चीज़ है ये जो जीन शार्प आपने मेंशन करा ना, जीन शार्प इज़ द ये मैं ऐड करना चाहूँगा जो मैं इंस्टीट्यूट बोल रहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट, ये उसका डीन है बॉस्टन के अंदर। ये उसका डीन है और यही चलाता है पूरा जो टूल किट्स बनाना है, कैसे करना है, क्या करना है और 198 मेथड्स सबसे एक्सपेंसिव मेथड्स हैं जो नॉन वायलेंट इनका जो प्रोटेस्ट का जो गेम रहता है। तो अगर आप देखेंगे कहीं पे भी किसी भी देश में देखेंगे 198 मेथड एकदम फिट बैठता है। अब उसकी सब टूल किट्स और बहुत सारी वो चीज़ें बन चुकी हैं, जो आपको अभी कैनवास के बारे में बताएँगे। जी सर। इवन ये जो पोपोविच भी जो था, ये अल्बर्ट इंस्टीट्यूट में इससे मिला था, जिन साहब से। वहीं से इसकी पूरी ट्रेनिंग हुई थी। तो पूरा जी। ये कंटिन्यूअस में ये इनका एक चला आ रहा है। अब हम लोग कैनवास को डिस्कस करते हैं। कैनवास का जो बेसिकली इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, तो वो देख के हमारे जो इंडियंस हैं, उनको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कोई गांधी जी वाला प्रोटेस्ट नहीं है, कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं है। ये पूरा का पूरा एक प्लान्ड प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये बेसिकली कैनवास के अंदर जो इनकी ट्रेनिंग होती है, इसमें 20 चैप्टर्स होते हैं। 15 जो इनके होते हैं नॉर्मल चैप्टर्स होते हैं, 5 जो होते हैं एडवांस होते हैं और 3 मॉड्यूल्स में इसको 3 पार्ट में इसको सिखाया जाता है। तो जो सबसे पहला पार्ट है, वो है थ्योरेटिकल पार्ट। इसमें 6 चैप्टर्स होते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि जो नॉन वायलेंट जो प्रोटेस्ट है, जो मूवमेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है और इससे क्या अचीव किया जा सकता है। इसका जो सबसे पहला जो चैप्टर होता है, वो होता है विज़न। इसमें बेसिकली एक विज़न सेट किया जाता है। विज़न हमेशा ऐसा होता है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव जो एक अच्छा लगने वाला होता है। जैसे कि अभी इन लोगों ने विज़न दिखाया कि भारत का एजुकेशन सिस्टम सुधारना है। इस टाइप ऐसा विज़न जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे, ये एक ऐसा विज़न है जिससे हर एक इंडियंस है वो जुड़ना चाहेगा कि भारत का एजुकेशन सिस्टम हमें सुधारना है। तो एक विज़न तैयार किया जाता है। दूसरा फिर इसमें जो होता है वो है मॉडल एंड सोर्स ऑफ पावर। इसमें बेसिकली एक सोसाइटी के अंदर कौन-कौन से जो सोर्स ऑफ पावर है, जैसे कि एक ज़ेन ज़ी का चल रहा है, स्टूडेंट्स जैसे है। स्टूडेंट एक पावर सोर्स है, किसान एक पावर सोर्स है, दलित एक पावर सोर्स है, मज़दूर एक पावर सोर्स है। तो पूरी सोसाइटी की स्टडी की जाती है हर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे इंडिया में करना, तो ये लोग एक पूरी इंडिया की स्टडी करेंगे कि कौन-कौन से यहाँ पे जो सोर्स ऑफ पावर है, कौन-सा सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो इंडिया में इन्होंने ज़ेन ज़ी को आइडेंटिफ़ाई किया है। इन्होंने लेबर मज़दूरों को आइडेंटिफ़ाई किया है, किसानों को आइडेंटिफ़ाई किया है, दलित ग्रुप्स को आइडेंटिफ़ाई किया है। तो इन्हीं तर्ज पे अलग-अलग आंदोलन खड़े किए जाएँगे, जो शुरू में सब अलग-अलग दिखेंगे,
एंड में जाके सबके सब एक हो जाएँगे। तीसरा चैप्टर होता है पिलर ऑफ सपोर्ट्स। बेसिकली केवल एक सरकार देश नहीं चलाती है। जो पार्लियामेंट होती है, जो लेजिस्लेटिव होता है, दिस इज़ वन पिलर। इसके अलावा भी बहुत सारे पिलर्स होते हैं, जैसे कि जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, मीडिया है, इंटरनेशनल लॉबीज़ है, उनका भी रोल होता है। तो इन लोगों को सही ट्रेनिंग दी जाती है कि कौन-कौन से पिलर्स हैं। तो इनको ये पता चलता है कि आपकी लड़ाई सिर्फ एक पिलर से ही है, लेकिन वो 8-10 पिलर और भी है, जो कि जिनका आप सपोर्ट ले सकते हो। तो वो पूरा का पूरा मैप किया जाता है। चौथा चैप्टर होता है ओबीडियंस। ओबीडियंस में ये बताया जाता है कि जो जनता होती है बेसिकली वो गवर्नमेंट की इनहेरेंटली ओबीडिएंट होती है। जो लोग हम जैसे कि बोला भी जाता है कि लॉ ओबेइंग पीपल। तो उस ओबीडियंस को एनालाइज़ करना, कैसे लोगों को सरकार से एक डिसओबे अब करवाया जा सकता है, उसके बारे में इनको बताया जाता है। 5वां चैप्टर होता है मैकेनिज़्म ऑफ चेंज। इसमें बेसिकली पास्ट जो केस स्टडीज़ है, वो पढ़ी जाती है कि कौन-कौन से मैकेनिज़्म, कौन-कौन से मेथड्स यूज़ कर के चेंज किया गया। इसमें इजिप्ट की है, ट्यूनीशिया है, यूक्रेन है, काफ़ी इनके पास केस स्टडीज़ होती है। छठा चैप्टर कैनवास के अंदर होता है मेथड ऑफ नॉन वायलेंट एक्शंस। इसमें बेसिकली जो 198 मेथड्स है, वो इनको पढ़ाया जाता है। और अगर आप आज का जो मैसेज है, अगर आप देखेंगे इसका कोको जनता पार्टी का, तो 5-6 मेथड तो आपको उसी में दिख जाएँगे। जिसमें उन्होंने बोला कि सबको एक कोई झंडा लेके नहीं आएगा, सब एक संविधान लेके आएँगे, सब एक झंडा लेके एक अपना एक कॉमन झंडा होगा, सबका एक कॉमन नारा होगा। तो ये सारे उसमें मेंशन है, वो जो 198 मेथड्स है, उन 198 मेथड्स को कैसे यूज़ किया जाए। बेसिकली सारे के सारे साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड मेथड्स है। तो ये हो गया पार्ट 1। इसमें पूरे थ्योरेटिकल जो होता है, वो सिखाया जाता है, थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं। सेकंड जो पार्ट है, ये बेसिकली रिलेटेड होता है प्लानिंग से रिलेटेड। इसमें 7th, 8th, 9th, 10th चैप्टर है। इसमें बेसिकली स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। स्ट्रेटेजी में एक मिशन बनाया जाता है, जो असली जो होता है। विज़न तो जो होता है, जो लोगों को अच्छा लगे कि एजुकेशन सिस्टम सुधारना है। मिशन होता है कि एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा कैसे, कि मोदी गवर्नमेंट को हटाया जाए। इन पे इनका जो रियल जो पर्पस होता है, वो प्लान किया जाता है। पावर ग्राफ, पूरा का पूरा पावर एनालिसिस किया जाता है कि जितने जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, किसके पास में रियल पावर है, किसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। 9th एंड 10th चैप्टर कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन टूल, एक पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, रिलेटेड टू साइकोलॉजी। कैसे सोशल मीडिया कैंपेन चलानी है, कैसे पैम्पलेट्स बनाने हैं, पैम्पलेट के ऊपर क्या होगा, कैसे डिजाइन करना है, कौन से फॉन्ट यूज करने हैं, कैसे अपना मैसेज कन्वे करना है, किस किस मेथड से लोगों को रीच आउट करना है। तो अगर आप एक कोको जनता पार्टी को अगर आप देख रहे होंगे, तो पूरे केयरफुल एक कम्युनिकेशन प्लान बनाया जा रहा है। आज मीम्स का भी बेस अगर इसका आज का भी अगर मैं आपने देखा होगा, इसका एक सोनम वांगचुक का एक मैसेज वायरल किया जा रहा है। तो हाथ से लिखा हुआ एकदम इतना सिंपलिसिटी उसको दिखाया जा रहा है। तो ये सारे तरीके होते हैं लोगों तक रीच आउट करने के। उसके बाद में जो तीसरा पार्ट होता है कैनवास का, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमने कल इसमें डिस्कस भी किया था, जिससे हम लोगों को मालूम चला था कि ये बेसिकली एक कोई अनप्लान्ड प्रोटेस्ट नहीं है। कोई भी जब आप प्रोटेस्ट प्लान करते हो, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने अगर कोई छोटा-मोटा इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया है, मैंने कभी कोई भंडारा भी किया है, घर में कोई छोटा-मोटा फंक्शन भी किया है, तो एक पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, किस लोगों को बुलाया जाएगा, खाना कहाँ से लिया जाएगा, खाना हम मँगा लें या किसी कुक को बुला लें, तो एक पूरी प्लानिंग होती है। तो ऐसे ही इसमें एक पूरी प्लानिंग होती है, जिसमें चैप्टर 11 है लीडरशिप। तो एक लीडरशिप जो है डिसाइड की जाती है, कि कौन-सा एक फेस होगा जो केवल दिखाया जाएगा, जिसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होगा। जैसे वहाँ पे अन्ना हज़ारे था, अभी ये सोनम वांगचुक है। असली लीडरशिप कौन-सी होगी? सेकंड हैंड लीडरशिप कौन-सी होगी? थर्ड लाइन पे लीडरशिप कौन-सी होगी? कौन-सी लीडरशिप जो होगी, जो दिखाई जाएगी, कौन नेगोशिएट करेगी, कौन पीछे से काम करेगी, ये पूरी की पूरी डिसाइड की जाती है। डिलेमा एक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बेसिकली गेम थ्योरी के ऊपर है, कि हम जब ये मूव चलेंगे, तो गवर्नमेंट का क्या मूव होगा? कैसे हम लोग जो उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं? अब जैसे कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट के पास में क्या-क्या मूव्स हैं, अगर हम लोग गेम थ्योरी यूज़ करें। गवर्नमेंट यहाँ पे फोर्सफुल इनको लाठीचार्ज करके इनको भगा सकती है, तो उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए? गवर्नमेंट इनको अलाउ कर दे, तो कैसे यूटिलाइज़ किया जाए? कैसे नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग की जाए? तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग होती है। फ़ियर, लोगों के मन में एक फ़ियर होता है। लोग जो होते हैं, वो सरकार के अगेंस्ट जाने से डरते हैं। उस फ़ियर को कैसे हटाया जाए? वो फ़ियर
आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको कैसे टैकल किया जाए, तो उसकी एक पूरी प्लानिंग की जाती है। 14 चैप्टर जो होता है वो सिक्योरिटी के रिलेटेड होता है कि सिक्योरिटी कैसे उसको मेंटेन करनी है, क्योंकि वहाँ पे आईबी के लोग हो गए, पूरी एक आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी, कैसे मैसेजिंग करनी है, अभिजीत दीपके को केजरीवाल से कैसे बात करनी है, क्योंकि इनके सारे के फ़ोन टैप हुए होंगे, कैसे मैसेज पहुँचाना है। तो अभिजीत दीपके किसी को मैसेज देगा, वो किसी को देगा, वो किसी को देगा, उसके थ्रू केजरीवाल तक पहुँचेगा। तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन पूरा प्लान किया जाता है। सिक्योरिटी कैसे रखनी, सारी प्लान की जाती है। ओपन कैंपेन प्लानिंग की कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स बनानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज किया जा सके। तो ये 15 चैप्टर जो इनके होते हैं, ये बेसिकली बेसिक चैप्टर्स होते हैं। फिर बाद में एडवांस कोर्स में इनके 5 चैप्टर और आते हैं। टोटल 20 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक एस्टिमेट है, इसमें बेसिकली स्वॉट एनालिसिस होता है। तो अगर कोई मैनेजमेंट से ये वीडियो देख रहा है तो उनको मालूम होगा स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो पूरा एक स्वॉट एनालिसिस तैयार किया जाता है सरकार का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का। रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग की जाती है, कहाँ-कहाँ से रिसोर्स ले जाएँगे। इसमें बेसिकली फंडिंग की प्लानिंग की जाती है कि फंडिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि बिना फंडिंग के कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। अगर कॉकरोच प्रोटेस्ट में हम लोग देखें, तो यहाँ पे तो फुल ऑन खाना चल रहा है, 5 स्टार लेवल का खाना चल रहा है। वहाँ पे टेंट लगाए गए हैं, अगली प्लानिंग करनी है, तो इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी और फंडिंग आउट नहीं होनी चाहिए। अब मेरे जैसे रिसर्चर हैं, वो पिछले 15 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि मुझे फंडिंग का मालूम चल जाए, लेकिन फंडिंग अभी मालूम चल नहीं पाई है। तो उसको सीक्रेट भी रखना और फंडिंग भी अरेंज करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, आईएसआ की पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है, एसएफआई की पूरी टीम लगी हुई है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन-कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, उसको कैसे प्लान करना है। जैसे 20 तारीख से मानसून सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इवेंट है इन लोगों के लिए, लाइमलाइट पाने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया की जो मीडिया होगी इसको कवर करेगी। और नॉलेज ट्रांसफर, ये बेसिकली आफ्टर प्रोटेस्ट अपना जो नॉलेज है उसको कैसे ट्रांसफर किया जाए। तो ये है, तो ये एक पूरा का पूरा एक कोर्स है। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि गांधी जी बस उठ के चल दी थी और गांधी जी ने के साथ में पूरा देश खड़ा हो गया, और जो प्रोटेस्ट होता है, ये प्रोटेस्ट ऐसी होता है कि एक कोई अन्याय के खिलाफ कोई गलत हो रहा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। और प्रोटेस्ट जो होते हैं वो सारे अचानक होते हैं, अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट जो है वो उसकी कल्चर चेंज हो चुकी है। दुनिया भर की प्लानिंग होती है। मैं बोलता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट की जो प्लानिंग होती है ना, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की, एप्पल की, टाटा की, इन्फोसिस की, उससे बड़ी प्लानिंग इसमें होती है। बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ इसमें इन्वॉल्वड होती है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि आप जिससे इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हो, क्या पता कि उसके पीछे जो है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, वो नहीं है, वो जो दिखाया जाता है। और आज भारत का वो हाल नहीं हो जाए जो नेपाल का हुआ है, या जो बांग्लादेश का हुआ है, या जो श्रीलंका का हुआ है। नेपाल में जो पूरा का पूरा कैनवास था, कैनवास वहाँ पे प्लान यूज़ किया गया था। ह्यूमर्स, रैप सॉन्ग्स, जोक्स, इनको यूज़ करके के एक वहाँ पे डिज़ाइन चेंज लाया गया। और आज क्या, अभी कुछ दिन पहले 4 बच्चों ने आत्मदाह कर लिया वहाँ पे। तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इनका फ़ायदा उठा के सरकारें चेंज की जाती है। और जो वेस्ट, अमेरिका और ब्रिटेन की जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में जो सरकारें होती है, उनको लाई जाती है। आपका एजुकेशन साइड में चला जाएगा, करप्शन साइड में चला जाएगा, इनके इंटरेस्ट पूरे होते हैं। अब एक जो क्वेश्चन है जो ये काफ़ी लोग पूछ सकते हैं कि, या लोगों के दिमाग में आ सकता है कि हम हम लोग इतना कितना हम लोग कैसे ये इतना कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे कैनवास इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। तो मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको खुद को कन्फर्म हो जाएगा कि कैनवास इज़ इन प्ले इन इंडिया। इनकी जो माँग है वो है एजुकेशन को लेके, कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है। लेकिन इनकी माँग क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे। अब कल ही इन्होंने एक, आई थिंक राहुल गांधी या कांग्रेस ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया कि पूरे देश में 152 पेपर लीक हुए हैं। अब इंडिया में एजुकेशन जो है, ये एक कॉन्क्रीट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट एंड सेंट्रल दोनों के पास में पावर है। अब वो जो 152 जो पेपर लीक हुए हैं, उनमें से 35 पेपर लीक हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और जो बाकी के 117 पेपर लीक हुए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के हुए हैं। तो उनमें से भी जो मैक्सिमम है वो राजस्थान में है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से क्या चेंज हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के तो 35 ही लीक हुए हैं, बाकी 117 तो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की आपका प्रोटेस्ट है, तो आपका जो प्रोटेस्ट है उसमें एजुकेशनलिस्ट आने चाहिए। आप टीचर्स को बुलाइए, आप प्रोफेसर्स को बुलाइए, आप पेरेंट्स को बुलाइए, और वहाँ पे चर्चा होनी चाहिए एजुकेशन के ऊपर। वहाँ से एक आइडियाज़ निकलने चाहिए कि भई ये लूप होल्स हैं,
ऐसे पेपर बनता है, ऐसे पेपर का लॉजिस्टिक्स होता है, ये ऐसे लीक होता है, हम लोग क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? ऐसा कोई डिस्कशन हमने देखा 15-20 दिन में। डिस्कशन वहाँ पे क्या हो रहा है कि उमर खालिद को आज़ाद किया जाए, अरुंधति राय वहाँ पे आ रही है, कुणाल कामरा वहाँ पे आ रहा है, वो हिंदुओं को गाली दी जा रही है, प्रशांत भूषण आ रहा है, ऐसे सब लोग आ रहे हैं। तो बहुत ही क्लियर ये एक इंडिकेशन है कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं है जो ये लोग दिखा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जो कोई है वो कोई दूसरा है। योगेंद्र यादव का मैंने आपको ऑलरेडी प्रूफ दे रखा है, गूगल मैप सर्च करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। योगेंद्र यादव की अगर आप देखेंगे इंटरव्यूज, आप उसका अगर एनालिसिस करेंगे, तो योगेंद्र यादव एक शब्द जो है वो जगह-जगह पे बहुत यूज़ ले रहा है आजकल, वो है रेजिस्टेंस, कि लोगों को रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, दिस इज़ द टाइम ऑफ रेजिस्टेंस। राहुल गांधी का अगर आपने एक स्पीच दी थी, उसने जितने भी इनकी इंडिया अलायंस के मेंबर्स हैं, उस स्पीच को, वो स्पीच पूरी अवेलेबल है। उस स्पीच में राहुल गांधी का जो सेंट्रल जो थीम थी वो थी रेजिस्टेंस। उसने बोला हम लोगों को रेजिस्टेंस इस सरकार के खिलाफ दिखानी है। योगेंद्र यादव लोगों को बोला कि हम लोग को जनता को सड़क पे आना पड़ेगा, जनता को ह्यूमर यूज़ देना पड़ेगा, जो 198 जो मेथड्स हैं, वो सारा का सारा आप उसके से दिख जाएँगे। एक बात और बोलता हूँ, 2025 में जैसा आपने बोला था कि नॉर्वे में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से एक्टिविस्ट को बुलाया गया था, उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी और उस कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक था, सब्जेक्ट था, वो था रेजिस्टेंस, ईयर ऑफ रेजिस्टेंस, कि कैसे जो ऑथोरिटी गवर्नमेंट्स है, उनके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाए। तो चारों तरफ से अचानक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस वर्ड है, ये अचानक से आने स्टार्ट हो गया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये आपको दिखाया था कि जो सर्जेई पोपोविक है, इसने ग्रुप बनाया था, जिसका नाम था ऑटपोर। ऑटपोर बेसिकली एक सर्बियन वर्ड है। ऑटपोर को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो बेसिकली रेजिस्टेंस जो था ये वहाँ से आया था और ये रेजिस्टेंस जो है, यही थीम है कैनवास की और ये इसके ग्रुप का नाम था। इसीलिए राहुल गांधी, योगेंद्र यादव, सौरभ दास, जो नॉर्वे में जो हुआ था जो सेमिनार, उसमें इंडिया की तरफ से सौरभ दास गया था, जो कांग्रेस का है। तो सारे के सारे लोग सडनली रेजिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ से सारी के सारे जो डॉट्स हैं कनेक्ट होते हैं कि इट्स ए वेस्टर्न फंडेड रिजाइम चेंज इन इंडिया, जो कि कंप्लीटली कैनवास के ऊपर है। राहुल गांधी अभी 1 महीने गायब था, मोस्ट प्रोबेबली ही वाज अटेंडिंग कैनवास प्रोग्राम। तो ये पूरा का पूरी इसकी डिटेल्स दी है। आई थिंक हमने काफ़ी अच्छे से लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। एब्सोल्युटली एंड मेरे हिसाब से बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होगा समझने के लिए कि ये चल क्या रहा है और ये कहाँ से कचरा कहाँ जा रहा है, कहाँ से कचरा कहाँ आ रहा है। दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी, वेरी क्लियरली क्योंकि देखिए कॉज़ आपका सही है, वो तो मैं काफ़ी कॉज़ पे तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, भई पेपर लीक्स रुकने चाहिए, यहाँ पर नहीं स्टेट्स में भी रुकने चाहिए, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट ये जो बेवकूफ़ी है, दिस इज़ नॉट फॉर दैट कॉज़ और वो चीज़ हमको बड़ा क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। तरुण भाई थैंक यू सो मच आपके समय के लिए एंड मैं आपसे टच में रहूँगा क्योंकि इसके ऊपर हमको डिगिंग और करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू कीप डिगिंग एंड कीप एक्सपोजिंग दिस। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ट्विटर के ऊपर, आई मस्ट से कॉम्प्लीमेंट यू आप जिस थैंक यू। डेडिकेशन से आप ये चीज़ें करते हो। सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ फॉलो हिम ऑन ट्विटर, ठीक है? इनके काफ़ी बड़ा अकाउंट है ट्विटर के ऊपर, प्लीज़ फॉलो दैट एंड इस टाइम पे स्पेशली जो हमारे लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस तरह की, उनको सबको ज़रा नोटिफ़िकेशंस ऑन करके रखिए ताकि आपको जैसे ही कुछ करें, पता चलता रहे। इसी बात पे इस चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और हम लोग आपके साथ मिलते हैं दोबारा एक और शो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।